Good morning, dear student. As you know that we are studying our ninth chapter, that is biomolecule. And today's topic is metabolic basis for living. कौन कौन से bases हैं living के लिए metabolic? Metabolic pathways can lead to a more complex structure from a simpler structure. For example, acid acetic acid becomes cholesterol. क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं उनके द्वारा जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं किससे सिंपलर स्ट्रक्चर से जैसे कि एसिटिक एसिड से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम कोलेस्ट्रॉल है और लीड टू अ सिंपलर स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या देखने को मिलती है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से किसी सिंपल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। जैसे हम अगर बात करें ग्लूकोज बिकम्स लैक्टिक एसिड इन द स्केलेटल मसल। जो एक ग्लूकोज है वो एक कॉम्प्लेक्स क्या है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर से क्या बन रहा है यहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है स्केलेटल मसल के अंदर। तो ये दो टाइप्स के चेंजेस हमें मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर देखने को मिलते हैं। द फॉर्मर केसेस आर कॉल्ड बायोसिंथेटिक पाथवेज और एनाबॉलिक पाथवेज। जो इसमें पहले वाला जो चेंज है जिसमें क्या हो रहा है सिंपल स्ट्रक्चर से क्या बन रहा है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसको तो बोला जाता है बायोसिंथेटिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे। और जिसमें किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से एक सिंपल क्या बन रहा है स्ट्रक्चर बन रहा है उसको बोला जाता है कैटाबॉलिक पाथवेज। ठीक है, आप समझ गए होंगे। एनाबॉलिक पाथवेज आर एक्सेप्टेड। जो भी जितने भी एनाबॉलिक पाथवेज होते हैं कौन से पाथवेज जिसमें क्या होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कंज्यूम एनर्जी। वो सारे क्या करते हैं वो सारे पाथवेज क्या करते हैं एनर्जी को इनटेक करते हैं। असेंबली ऑफ द पोर्शन फ्रॉम एमिनो एसिड रिक्वायर्स एनर्जी इनपुट। जितना भी एमिनो एसिड है वो जब प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं तो उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऑन द अदर हैंड कैटाबॉलिक पाथवेज लीड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। और जितने भी जो कैटाबॉलिक पाथवेज है जहाँ पर क्या हो रहा है कॉम्प्लेक्स से सिंपल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर हमेशा क्या होता है वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, energy is liberated. This metabolic pathways from glucose to lactic acid which occurs in 10 metabolic step is called glycolysis। और ऐसी metabolic pathway जिसको हम क्या भी बोलेंगे कैटाबॉलिक पाथवे जिसमें लैक्टिक एसिड के का फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज से वहाँ पर ये स्टेप 10 स्टेप में ये चलने वाली एक रिएक्शन है जिसको क्या बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। Living organisms have learned to trap this energy, liberating during degradation and store in it in the form of chemical bond। क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो उन्होंने क्या चीज़ को सीख रखा है कि इस एनर्जी को ट्रैप करना। कौन सी एनर्जी को जो उन्हें डिग्रेडेशन के दौरान उनकी बॉडी के अंदर क्या हो रही है क्रिएट हो रही है। यानी कि ऐसी रिएक्शन ऐसी कैटाबॉलिक पाथवेज जिनमें एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या कर लेती है हमारी बॉडी क्या करती है एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेती है। ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वहाँ पर क्या होता है केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और उन केमिकल बॉन्ड के अंदर एनर्जी क्या रहती है स्टोर रहती है। as we as and when needed this bond energy is utilized for food biosynthetic osmotic and मैकेनिकल वर्क। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो वर्क चल रहे हैं चाहे अभी हमने बात की जहाँ पर सिंपल से कॉम्प्लेक्स से का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें क्या चाहिए होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे रिएक्शंस के लिए भी एनर्जी का यूज़ होता है। कौन सी एनर्जी का जो बॉन्ड के रूप में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहती है या फिर जो ऑस्मेटिक रिएक्शंस होती हैं
या फिर मैकेनिकल वर्क हम जितना भी करते हैं, तो उन सब चीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो स्टोर एनर्जी होती है, जो बॉन्ड एनर्जी के रूप में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी currency is living system is the bond energy in the chemical called adenosine triphosphate। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एनर्जी का जो करेंसी है लिविंग सिस्टम के अंदर, वो बॉन्ड एनर्जी का वो क्या है? वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर एनर्जी? व्हाट स्ट्रेटजीज हैव दे इवॉल्व? How do they store this energy in what form? How do they convert this energy into work? You will study and understand all this under the sub-discipline called bioenergetics later in your higher classes। तो इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं ये हम बायोलॉजी की एक जो सब डिवीजन डिसिप्लिन है जिसका नाम क्या है? बायो इनर्जेटिक्स, उसके अंदर हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं कि कैसे एनर्जी को डिराइव किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इवॉल्व होती हैं और कहाँ उनको एनर्जी को स्टोर किया जाता है, किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया जाता है, कैसे उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है वर्क में। ठीक है, इन सब को हम किस चीज़ के अंदर पढ़ते हैं? बायो एनर्जेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द लिविंग स्टेट। एट दिस लेवल यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट 10,000 ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम इतना सारा स्टडी करने के बाद हमें पता चल गया है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं? हजारों क्या रहते हैं? केमिकल कंपाउंड्स रहते हैं, अदरवाइज कॉल्ड मेटाबॉलिटीज और बायोमोलिक्यूल्स। इनमें से कुछ को क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिटीज बोला जाता है, कुछ को बायोमोलिक्यूल्स बोला जाता है। एंड आर प्रेजेंट एट कंसंट्रेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ दैम। और ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या रहते हैं? अलग अलग कंसंट्रेशन में, यानी कि अलग अलग कंपोजिशंस में, अलग अलग अमाउंट में क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ब्लड concentration of glucose in a normal healthy individual is 4.2 mmol per liter to 6.1 mole per liter, while in harmonious would be nanogram ml. The most important fact of biological system is that all living organisms exist in a steady state characterized by concentration of each of these biomolecules। तो हर एक जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पर क्या रहता है कि उन ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन है वो क्या रहते हैं? वो स्टेडी स्टेट करेक्टराइज्ड रूप में हम उसको स्टडी करते हैं, यानी कि वो क्या रहता है? वो एक फिक्स्ड टाइप का रहता है। ठीक है, अलग अलग पॉपुलेशंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जितने बायोमोलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन है और जो अदर पॉपुलेशन है वो क्या रहता है? वो लगभग लगभग सेम रहते हैं। ठीक है, हो सकता है उनमें किसी चीज़ का परसेंटेज क्या हो, ज़्यादा हो, और किसी में क्या हो, कम हो। ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। These biomolecules are in a metabolic flux. Any chemical or physical process move spontaneously to equilibrium. The steady state is a non-equilibrium state। ठीक है, one should remember from physics that systems at equilibrium cannot perform work. As living organisms work continuously, they cannot afford to reach equilibrium. Hence, the living state is called non-equilibrium steady state to be able to perform work। क्या होता है? जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स का कोई फिक्स अमाउंट या क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, तभी हमारी बॉडी लगातार क्या करती है? वर्क करती है। अगर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाती है बॉडी के पास, पर
सॉरी बॉडी के पास क्या हूँ, अगर एक्सेस अमाउंट में बायोमोलिक्यूल्स हों और उन्हें अब आगे को बायोमोलिक्यूल्स की ज़रूरत ना हो, तो क्या होगा, कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे क्या होगा, एक्टिवेट नहीं होगा और हमारा बॉडी जो है वो वर्क करना बंद कर देगा। तो ऐसी कंडीशन तो कभी आती नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी बॉडी क्या है, लिविंग स्टेट क्या है, एक नॉन इक्विलिब्रियम या स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, लिविंग प्रोसेसेस इन अ कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। क्योंकि हमारे जो लिविंग प्रोसेस है उसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्क करते हैं जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन कभी नहीं होती। क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का रेगुलर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर यूज़ होते रहता है, तो उनकी कंपोजिशन या उनका कंसंट्रेशन जो भी है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। This is achieved by energy input. Metabolism provides a mechanical for the production of energy. हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है जिसकी वजह से एनर्जी चलती मिलती है, और इतनी सारी जो मैकेनिज्म हैं, डिफरेंट जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं वो क्या चलती हैं, रेगुलरली चलते रहती हैं। ठीक है, हैंस द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिम्स। तो हम क्या कहेंगे कि जितने भी जो लिविंग स्टेट अगर हम बोले हमारी बॉडी के अंदर, और जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है, दोनों सेम चीज़ें हैं। विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी लिविंग स्टेट। अगर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं है तो हम लिविंग स्टेट में नहीं हैं। नेक्स्ट इज एंजाइम। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन्स। जितने भी जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोटीन्स होते हैं। देर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम। यहाँ क्या होते हैं, कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड भी हमारे न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं जो एक एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। इनको क्या बोला जाता है, राइबोजाइम बोला जाता है। वन कैन डिपेक्ट एन एंजाइम बाय अ line diagram. An enzyme, like any protein, has a primary structure, that is amino acid sequence of a protein. An enzyme, like any protein, has the secondary and tertiary structure. When you look at the tertiary structure, figure 9.4b, you will notice that the backbone of the protein chain fold upon itself. The chain crisscross itself, and hence many क्रीवाइसेस और पॉकेट्स आर मेड। क्या होता है, हमने देखा अभी इससे पहले के लेक्चर्स में कि जो प्रोटीन होता है वो अलग अलग स्ट्रक्चर में रहता है। उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर भी उसका प्रेजेंट रहता है जहाँ पर एमिनो एसिड एक लीनियर सीक्वेंस में क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। तो उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है और टर्शियरी स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। तो जो उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे लेयर का एक स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो इसकी जो बैकबोन होती है ये क्या रहती है, एक दूसरे में इस तरह से बने रहती है, इनके बीच में क्या बन जाते हैं, पाउचेस बन जाते हैं। ठीक है। वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट। और ऐसी सच जो ये पॉकेट्स ऐसी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती हैं, इनको क्या बोला जाता है, एक्टिव साइट बोला जाता है। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। तो ये एक्टिव साइट होती क्या है, द एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ क्रीवाइस और पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट। इसके अंदर क्या फिट रहता है, सबस्ट्रेट फिट रहता है। दिस एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटलिस्ट रिएक्शन एट हाई रेट। तो इस जो ये पॉकेट्स इनमें एक्टिव साइट पाई जाती हैं, ये क्या करती हैं, ये जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं वहाँ पर एक कैटलिस्ट के रूप में यूज़ करते हैं, इनका यूज़ होता है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो काफ़ी हाई रेट के साथ चलती है। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मैनी वेज। ठीक है, इनऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट हैं उनके अकॉर्ड उनसे क्या होता है, जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। बट वन मेजर डिफरेंस नीड मेंशन, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाइयर टेम्परेचर
and high pressure, while enzyme get damaged at high temperature, say about 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होते हैं जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, काफ़ी हाई टेम्परेचर्स और हाई प्रेशर में वर्क करते हैं, जबकि एंजाइम अगर हाई टेम्परेचर में एंजाइम को ले जाया जाए तो वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। अगर उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे हाई टेम्परेचर में एंजाइम क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। हाउएवर एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म who normally live under extremely high temperature, example hot vent, sulfur springs are stable and retain their catalyst power even at high temperatures। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो क्या करते हैं, सॉरी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो काफ़ी हाई टेम्परेचर्स में रहते हैं, जैसे हॉट वेंट या फिर सल्फर जो स्प्रिंग्स होती हैं, जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री भी रहता है, वहाँ पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके एंजाइम का अगर हम यूज़ करें हाई टेम्परेचर वाली रिएक्शन के अंदर, तो वहाँ पर वो क्या रहते हैं, वो प्रॉपर वर्क करते हैं। ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी इज थस एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो थर्मोफिलिक कंडीशंस में रहते हैं उनके अंदर की एक क्वालिटी, थर्मल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है डिफरेंट रिएक्शंस के लिए। ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।